हमारी हुकूमत जब से हमारी हुकूमत हटाई गई एक साजिश के तहत, मैं उस दिन से एक ही बात बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हम मजीद हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। उससे पहले भी जब साजिश हो रही थी हमारी गवर्नमेंट गिराने की, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उसको मैंने समझाया कि जब भी आपने सियासी इस्तेकाम खत्म किया, एक गवर्नमेंट गिरा के जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसी गवर्नमेंट गिरेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मैं तब कहा कि आप कोई भी, और खास तौर पे ये लोग जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, माशियत को नहीं संभाल सकेंगे। और शौकत तरीन को भी भेजा समझाने की कोशिश की कि किधर पाकिस्तान खड़ा है, दुनिया का क्या माहौल है। यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी, कमोडिटी सुपर साइकिल, कीमतें ऊपर चली गई थी दुनिया में। तो जो हमारे लिए मुश्किलात थी, वो मुश्किलात बढ़नी थी जैसे ही एक हुकूमत को हटाते और सियासी इस्तेकाम खत्म होता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी गवर्नमेंट भी मैंने डिसॉल्व कर दी। लोगों को यह याद नहीं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मैंने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी। मैंने कहा इलेक्शंस करवाओ। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमें शिकस्त हो गई, हमने कबूल कर ली। हम इनकी तरह रोते नहीं हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ हमने कबूल कर लिया, हमारी गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद मैं बार बार यह कहता रहा कि जब तक आप इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल नहीं होगा। और अगर सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा तो माशी भी इस्तेकाम नहीं आएगा। और जैसे जैसे हमारी माशियत नीचे जाती रही, मैं बार बार तोते की तरह यह कहता रहा कि ये इलेक्शंस करवाओ। लेकिन मसला यह आ गया कि ये जो पीडीएम की पार्टीज थी, ये भी और जो इनके पीछे हैंडलर्स थे, दोनों डर गए इलेक्शंस करवाने से। और वो इलेक्शंस इसलिए नहीं करवा रहे थे कि जैसे जैसे ही अवाम खड़ी होती गई तहरीक इंसाफ के साथ, उस गवर्नमेंट के साथ, यानी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में एक गवर्नमेंट गिराई गई हो, कभी अवाम उसके लिए नहीं निकली। यानी हमारी मैं सारी तारीख जानता हूं, मैं तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं, जब मार्शल लॉ भी लगता था तो लोग आके मिठाइयां बांटते थे। जो भी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में गिरती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। तो यह पहली दफा हुआ कि पब्लिक सड़कों पे आ गई, लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि यह हम मानते नहीं, ये जो साजिश करके रजीम चेंज किया गया। बदकिस्मती से बजाय मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो वो कह रहा था जो पाकिस्तान की बेहतरी थी, बजाय मेरी बात सुनने के हमारे कारकुनों के ऊपर जो सख्ती की गई। मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर ऑपोजिशन में था। मुझे जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि कभी मैंने इस मुल्क की तारीख में इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो इन्होंने हमारे पे की। कारकुनों को जेलों में डाला। 25 मई को मैं बार बार कहता हूं जो जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घर 3-3 बजे लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा के ले गए। कभी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान में। हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, कितनी एफआईआर काटी और किसको कौन सा पुलिस एक्शन लिया, कितनी टीयर गैसिंग हुई। लेकिन 25 मई को जो उन्होंने हमारे से किया, और उसके बाद मुसलसल करते रहे, एफआईआर्स के ऊपर एफआईआर्स काटते गए मेरे कारकुनों पे, लोगों को जेलों में डाला, फिर वो निकले, फिर कचहरियों में चक्कर लगाए, हरासा किया गया। मेरे ऊपर अब तक 74 एफआईआर कट चुकी हैं।
कितनी दफा मैं कचहरियों में फिरा हुआ हूं और बेलें करवाता फिरा हूं, सिर्फ और सिर्फ हमें दबाने के लिए कि हम शायद डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हम दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। सहाफियों से जो किया गया, कभी पाकिस्तान में इस तरह, और सहाफियों से किन से किया गया? वो सहाफी जिनकी इस माशरे के अंदर एक पहचान थी, क्रेडिबिलिटी थी, मुहिब वतन थे, उन सहाफियों से जो इन्होंने किया। और ये कौम कभी नहीं भूलेगी जो अरशद शरीफ से किया, कभी ना मैं भूलूंगा या कौम भूलेगी कि एक ऐसा आदमी जिसकी कोई कीमत नहीं थी ज़मीर की, मुहिब वतन पाकिस्तानी, उससे जो किया गया ये कौम हमेशा याद रखेगी। उसके अलावा आजम स्वाति, शहबाज गिल, हमारे लोगों को जो इन्होंने पकड़ के तशद्दुद किया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई, और उनसे जो उनके सामने जो उनकी नंगा करके तशद्दुद करके उनकी वीडियोस बनाई गई। आजम स्वाति की वीडियो हमारे एमपी को दिखाई गई, जिसको कह रहे थे कि नून लीग में चले जाओ, इमरान खान पे कांटा मार दिया है, उसको उसका तशद्दुद करते हुए आजम स्वाति की वीडियो दिखाई गई। फिर जो नीचे गिरे हैं ये लोग, जो गंदी वीडियोस, जो ऑडियो लीक्स, जो आजम स्वाति के घर उनकी बीवी को और बेटी को जो वीडियो, गंदी वीडियो भेजी गई, कभी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। और फिर सलमान फारूकी, उसको पकड़ के नंगा करके उसको मारा गया, उसको धमकाया गया। सोशल मीडिया के बच्चों से, चूंकि 17-18 साल के बच्चों को पकड़ के उन्होंने उठा के ले गया, उनको मार धाड़ के, डरा धमका के घर वापस भेजा गया। ऐसे कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो कोशिश यह की गई कि जुल्म और खौफ फैला के, तो ये जो एक तहरीक इंसाफ के साथ कौम जुड़ गई थी, किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। तो मैं इसलिए भी आज अपने कारकुनों को खास तौर पर मुबारक दे रहा हूं कि जिस तरह मेरे लोग खड़े हुए, हर चीज बर्दाश्त की। ये जो हमने जेल भरो तहरीक शुरू की, वो जब इन्होंने शुरू में लोगों को जेल में जो हमारे लोगों ने गिरफ्तारियां दी, हमारे लीडर्स ने दी, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने सबसे पहले आगे, सबसे पहले वो हुए। तो तहरीक बढ़ती जा रही थी। जिस तरह तहरीक बढ़ रही थी, गुजरावाला, सरगोदा, साहिबाल, और ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दे रही हैं। पिंडी लोग सामने आ गए, पेशावर में इतनी पब्लिक निकलाई, वो पुलिस गिरफ्तारी ना उनको करे, बढ़ती जा रही थी। इससे क्या चीज साबित हुई कि ये जो 11 महीने में जुल्म किया और फिर हमारे जो लोगों को जेलों में डाला, ये जो जेल भरो तहरीक में, उनके ऊपर खास जुल्म किया गया, उनको मुजरिमों की तरह रखा गया। जो मैं अभी कहानियां सुन रहा हूं अपने लोगों से, अपने लीडर्स से, अपने कारकुनों से, खास तौर पे इनको, यानी जिस तरह कोई फैसला करके कि जनाब ये हमारे कोई दुश्मन है, वो किया गया इनसे। कोई पॉलिटिकल प्रिजनर से ये हरकतें नहीं करती जो इन्होंने जेलों में की। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ। मैं 2 महीने पहले से बता रहा था कि ये करने वाले हैं। मुझे पता था कौन है, मुझे अब भी पता कौन है। वो लोग जो ताकत में बैठे हुए हैं इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, हमारी एजेंसीज का सबसे इस वक्त जो खौफनाक आदमी है, जालिम आदमी है, इन्होंने प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है। उसका मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज तहरीक इंसाफ उधर पहुंच गई है। और मैं फिर से कहता हूं कि मैंने सारी पाकिस्तान की सियासत 70 साल जैसे मुझे होश आई है तब से देख रहा हूं। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात को अल्लाह ने वो इज्जत दी जो आज तहरीक इंसाफ को दी है। 37 बाय इलेक्शन हुए, 37 बाय इलेक्शन, सारी जमातें एक तरफ, इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करने आई,
इंतजामिया ने उनकी मदद की, और जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते थे वो उनके साथ खड़े हुए। उसके बावजूद 37 बाय इलेक्शंस में से 30 बाय इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती। ये जो अभी जामपुर में इलेक्शन हुआ, वो इलाका जिधर देहाती लोग देहातों में रहते हैं, उनको पूरा डराया गया, पूरी तरह एजेंसीज ने जोर लगाया, पूरी तरह इन्होंने, इंतजामिया ने खौफ की फिजा बनाई, डराया, धमकाया। तो जाए पूछे जरा जामपुर में हुआ क्या। सारी पार्टीज के वोट उनसे अकेली मोहसिन लगारी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की ज्यादा वोट्स थी। जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़ी उससे भी ज्यादा पड़ गई। इससे और ज्यादा खौफजदा थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह, जो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का लिखा हुआ है कि जैसे ही प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व होनी थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था। गवर्नर्स इनके, उन्होंने नहीं इलेक्शन की डेट दी, इलेक्शन कमीशन उसने नहीं डेट दी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया, और आज सारी कौम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है कि आपने इस मुल्क के आइन की हिफाजत की, और आपने मुल्क को इलेक्शन की तरफ लगाया, जो एक ही तरीका है। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, एक ही तरीका है, इलेक्शंस। जो मैं फिर से 11 महीने से लगा हुआ हूं कहने कि इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे, मजीद दलदल में फंसता जाएगा हमारा मुल्क। और आज हालात क्या है? आज अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो दुश्मन भी मुल्क से वो ना करे जो इन सारी जमातों ने मिलकर किया। सिर्फ इनका मकसद था कि इनको जो करप्शन के केसेस थे इनके ऊपर, वो माफ करवाने थे। आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। मैं फिर से आपको बताऊं कि हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा नैब ने हमारे दौर में रिकवर किया था, 480 अरब रुपया। 1100 अरब रुपया और रिकवर होना था। इन्होंने असेंबली में आए और सिर्फ पहले आते साथ ही काम किया, उसकी नैब के कानून चेंज किया, अमेंड किया, नैब को खत्म किया। सिर्फ अब नैब का काम रह गया कि इंतकामी कार्रवाई ऑपोजिशन पे करे। और नैब अब कोई वो जो पैसा, जो इतना पैसा इस मुल्क का चोरी हो वापस आना था, वो इन्होंने हजम कर लिया। लेकिन उन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, और इसलिए ये सब इलेक्शन से डर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, याद रखें, इन्होंने 2 दफा महंगाई मार्च हमारे खिलाफ की थी। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। जो हम छोड़ के गए थे पिछली अप्रैल में, उसके मुकाबले में जो आज इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है, मैं फिर से कहता हूं, यह कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था इस मुल्क के साथ। सबसे ज्यादा पहले मैं महंगाई के ऊपर मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि घरों के अंदर हमारी माएं बहनें, वो सब देख रही हैं कि क्या हो रहा है। उनको पता है कि जो खाने, बुनियादी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो और गाड़ियों की और बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा, जो एयरलाइन टिकट महंगे हुए। मैं तो बात कर रहा हूं जो आम घर के अंदर आज चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसमें जो महंगाई आई है, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं आई। ये जरा मोटी मोटी चीज है कि एक आम घर के अंदर अपने, अगर फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या, मुझे अंडे चाहिए, 135 से अंडों की कीमत गई है 246। दूध, अब दूध इस्तेमाल होता है। दूध एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
دودھ کے اندر جب سے یہ آئے ہیں اس کا گیا ہے 116 سے 116 روپے لیٹر سے کیا ہے 156 روپے لیٹر. اب یاد رکھیں کہ یہ ایک عام گھرانہ جس کی تنخواہ ہے 30,000 سے لاکھ روپیہ مہینہ. اب ان کے اندر سوچیں کہ یہ جو قیمتیں میں اب بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں. آٹا 20 کے جی کا آٹا ہمارے دور میں 1162 روپے، آج گیا 1705 روپے. چکن، وہ جو کبھی عام آدمی اچھے دنوں کے اندر اگر وہ گوشت کھانا چاہیں تو وہ چکن کھاتے ہیں، وہ 280 روپے سے گیا ہے 460 روپے. پھر گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے، پٹرول 150 روپے لیٹر سے گیا ہے 268 روپیہ. 150 روپے لیٹر سے گیا ہے پٹرول 268 روپے. ڈیزل گیا ہے 144 روپے لیٹر سے 280 روپے لیٹر. تو یہ جو عام ٹرانسپورٹ، اب اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی، جنہوں نے آفس جانا ہے، کام کرنا ہے، سب چیزیں مہنگی. گیس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. اب بجلی کی قیمت جس ریٹ پہ ابھی بڑھی ہے اور جو سر چارجز لگا کے بڑھ رہے ہیں وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے. ٹیوب ویل، کسانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے یہ جو موٹی موٹی چیزیں باقی میں نہیں بتاتا. کسانوں کے لیے ٹیوب ویل، اب وہ کسان ٹیوب ویل استعمال کرتا ہے، اس کو اپنی فصلیں اگانی ہوتی ہیں، اس کو جو پیسہ بچتا ہے وہ پھر واپس لگاتا ہے. لیکن ٹیوب ویل ہم نے سبسڈائز کیا ہوتا 8 روپے یونٹ. 8 روپے تھا ٹیوب ویل کا، آج وہ چلا گیا ہے 36 روپے. 4 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. پھر ہوا کیا، میں صرف جلدی سے یہ بتا دوں کہ آج حالات ہمارے ہیں کیا. جو روپیہ گرا ہے ہمارے 3.5 سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرا تھا 55 روپے 3.5 سال میں. یہ یاد رکھیں کہ ان 3.5 سال میں عالمی مہنگائی تھی، کرونا کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی تھی جس کو کموڈیٹی سپر سائیکل کہتے ہیں. بجلی مہنگی، سب چیزیں مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہو گیا. اس وقت ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی. اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی 6% پہ، آج وہ 0 پہ چلی گئی ہے.